बायस को कम करने के लिए। नो व्हाट डू यू मीन बाय बायस, ये मैं आपको समझाती हूँ, फिर हम नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल्स के ऊपर मूव करेंगे। बेटे समटाइम्स ये होता है कि एरर आ जाता है, ठीक है, कोई भी एरर आ जाता है आपके रिजल्ट के अंदर, असेसमेंट के अंदर। अब वो एरर आता क्यों है? वो एरर आ सकता है 2-3 रीजंस की वजह से, और एरर को हम किस तरह से कम करते हैं ये आपको बड़ा अच्छा समझ आएगा अभी जब मैं आपको इसकी वो बताऊंगी, ब्लाइंडिंग के बारे में बताऊंगी। तो कहते हैं बाइस जो है वो कोई भी एरर है, असेसमेंट का एरर है। अब ये बहुत सारी रीजंस की वजह से आ सकता है। नंबर 1 बेटे इसमें हो जाती है सब्जेक्ट वेरिएशन। सब्जेक्ट वेरिएशन ये कि देखो मैंने 2 ग्रुप्स बना लिए ना, ए ग्रुप बना लिया, बी ग्रुप बना लिया, दोनों को नीमिया था। इनको जब मैंने टैबलेट्स दे दी और उनको मैंने कुछ भी नहीं दिया, तो ये वाले जो लोग हैं ना ये वैसे ही समझेंगे कि उनको दवाई मिल रही है, वो ठीक हो रहे होंगे, हम तो बीमार हो रहे हैं। तो ये उनको साइकोलॉजिकली चीज इफेक्ट करती है, और सेम एज ये सोच रहे होंगे कि हाँ भाई हमें तो दवाई मिल रही है, हम तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। कुछ लोग तो ऐसे तो दवाई डॉक्टर के पास ही पहुंच गए तो कहते नहीं मैं तो काफी अब ठीक हो गया हूँ, बेहतर हो गया हूँ, मैं डॉक्टर से, बेशक डॉक्टर ने कुछ दिया ही ना हो। ऐसे भी होता था पहले कि कुछ लोग थे उनको ना इतनी साइकोलॉजिकली वो इतने ऑल्टर हुए होते थे कि वो डॉक्टर के पास जाएं, जब तक डॉक्टर उनको टीका नहीं लगाएगा या दवाई नहीं देगा ना, वो कहते थे नहीं मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ। जैसे डॉक्टर ने टैबलेट दे दी, टीका लगा देते हम बिल्कुल ठीक हो गए। हालांकि उस दवाई टैबलेट में कुछ भी नहीं होता था, प्लेसिबो होती थी। प्लेसिबो का मतलब होता है कोई भी रॉ इवेंट जिसमें मतलब दवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल ऑल्टरेशन आ सकती है। नंबर 1 सब्जेक्ट वेरिएशन। नंबर 2 बेटे वो कहता है कि हमारे पास होती है ऑब्जर्वर बाइस। अब देखो अगर मैं ऑब्जर्व कर रही हूं तो मैंने ये देखा कि जाहिर है ए वालों को टैबलेट्स दी हुई हैं और मुझे पता है मैंने टैबलेट्स बनाई ही इसलिए कि मैं नीमिया को बेहतर कर सकूं और बी को नहीं दी हुई। तो मैं ऑब्जर्व करते हुए ही मेरे जहन में ये कुछ आ जाएगा कि ए वालों का अच्छा इफेक्ट आ रहा होगा, बी का बुरा आ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने तो दवाई ली नहीं है, मुझे तो पता था। तो ये भी एक बाइस का रीजन बन जाएगा, ओवरऑल रिजल्ट को ये भी इफेक्ट करेगा। नंबर 3 बेटे इवेल्युएशन। इवेल्युएशन यानी वही जो आपका एनालिस्ट बैठा हुआ है उसको भी पता है कि ए वालों ने दवाई ली हुई है, तो वो उनके रिजल्ट को बढ़ा चढ़ा के पेश कर देगा, थोड़ा गलत इंटरप्रेट कर देगा, इवेल्युएट कर देगा। वो सोच रहा होगा इनका रिजल्ट तो अच्छा आना चाहिए। तो इन सारी रीजंस की वजह से बीच में क्या आ जाएगा, बाइस आ जाएगा, एरर आ सकता है। अब इस बाइस को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? इस बाइस को मिनिमाइज कर सकते हैं ब्लाइंडिंग प्रोसेस के थ्रू। ब्लाइंडिंग बहुत आसान है, भी आपको समझ आ जाएगा। ब्लाइंडिंग के बेटे 3 टाइप्स हो सकती है, मतलब पता ही ना हो कि क्या हो रहा है। नंबर 1 सिंगल ब्लाइंड टेस्ट करते हैं। सिंगल ब्लाइंड टेस्ट में मैंने पॉपुलेशन ए बना दी, मैंने पॉपुलेशन बी बना दी। ए वालों को पता है क्या दूंगी, प्लेसिबो दे दूंगी, यानी कि वो रियल मेडिसिन नहीं है, बस वो वैसी रॉ सा मटेरियल है, ठीक है। और बी वालों को मैं क्या दे दूंगी, रियल मेडिसिन। लेकिन इन दोनों को पता नहीं होगा, तो दोनों को ऐसे लगेगा हमें भी दवाई मिली है, इनको लगेगा हमें भी दवाई मिली है। तो वो जो सब्जेक्ट वेरिएशन है ना वो इंप्रूव हो जाएगी, वो नहीं आएगी। दूसरी चीज बेटे हम लोग करते हैं डबल ब्लाइंडिंग ट्रायल। डबल ब्लाइंडिंग ट्रायल में पता है क्या होता है कि आपका जो ऑब्जर्वर है यानी जो डॉक्टर है उसको भी नहीं पता होता, वैक्सीन लगाने वाले को भी नहीं पता होता कि किसको मैं रियल वैक्सीन लगा रहा हूं और किसको मैं सिर्फ पानी ही लगा रहा हूं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ए और बी दोनों को मतलब वैक्सीन तो लग रही है, लेकिन आपके डॉक्टर को भी नहीं पता कि वो किसको क्या लगा रहा है, जिससे ऑब्जर्वर बाइस का चांस मिनिमम हो जाएगा। और थर्ड चीज बेटे होता है ट्रिपल ब्लाइंडिंग ट्रायल, जिसमें ना सिर्फ पेशेंट्स को भी नहीं पता कि उनको क्या दिया जा रहा है, किस पेशेंट को दवाई दी जा रही है, किसको प्लेसिबो दिया जा रहा है, डॉक्टर को भी नहीं पता होता, और जो एनालिस्ट होता है ना उसको भी नहीं पता होता। बस 2 ग्रुप्स आ जाते हैं, बाहर से वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, एक में है और एक में नहीं है, ठीक है, एक में सिर्फ पानी होगा, तो उसको भी नहीं पता। और फिर जो भी रिजल्ट आना है इंटरप्रिटेशन 19 में 22 का जो चांस है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये बेटे आपके पास क्या थी, 22 की बात थी, ठीक है। सो टिल नाउ हमने कहा कि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी है, और एक्सपेरिमेंटल स्टडी में भी हमने रैंडमाइज कंट्रोल स्टडी करनी है। रैंडमाइज हम एक्सपेरिमेंट करें, हम देखना चाह रहे हैं क्यों रैंडमाइज कंट्रोल रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, और कंट्रोल इसलिए कि हम एक कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं और एक केस ग्रुप होता है हमारे पास, एक कंट्रोल ग्रुप और एक केस ग्रुप। अच्छा अब बेटे इसमें हमने कहा सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होगा, आपने अपना एक प्रोटोकॉल सेट करना होगा। दूसरी बात है आपने सेलेक्ट करनी है रेफरेंस पॉपुलेशन। तीसरी बात है आपने सेलेक्ट करनी है जिसपे आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो। फिर एक्सपेरिमेंट के बाद भी आपने रेंडमाइजेशन करनी है कि रेंडमली कुछ लोग इधर आ जाएं जिन सबको अनीमिया है वो आ जाएं। फिर उस अनीमिक ग्रुप में से भी आपने मैनिपुलेशन और इंटरवेंशन जब करनी है तो 2 ग्रुप्स बनाने हैं, एक कंट्रोल होगा और एक केस होगा। एक को आप एक्सपेरिमेंट का पार्ट बना रहे होगे, उसके ऊपर दवाई दे रहे हो, ड्रग दे रहे हो, टीके लगा रहे हो, स्मोकिंग छुड़वा रहे हो, दूसरे को आप नहीं करा रहे होगे। और फिर बेटे आप इनका फॉलो अप करोगे और फॉलो अप के ऊपर जो रिजल्ट आएगा आपने उसकी असेसमेंट कर लेनी है। अब डिपेंडिंग अपॉन योर ग्रुप्स आप इसको 2 तरह से कर सकते हो, या तो आप इसको पैरेलल कर सकते हो या फिर आप इसको क्रॉस कर सकते हो। पैरेलल में एक को तो देते हैं, बी को कुछ भी नहीं देते, और क्रॉस में एक को असल दवाई देते हैं और बी को प्लेसिबो देते हैं, और ये इसलिए किया जाता है बाइस को कम कर सके। ना व्हाट इज बाइस? बाइस का मतलब ह्यूमन एरर है, और ये ह्यूमन एरर आ सकता है सब्जेक्टिव वेरिएशन की वजह से, ये आ सकता है ऑब्जर्वर वेरिएशन की वजह से, और ये आ सकता है इवेल्युएशन वेरिएबल्स की वजह से, एरर की वजह से। तीनों को कम करने के लिए सिंगल बाइल ट्रायल, डबल बाइस ट्रायल एंड ट्रिपल बाइस ट्रायल करेंगे। आई होप आपको यहां तक सबको समझ आ गई होगी। दूसरी बड़ी आसान सी चीज बेटे आ जाती है हमारे पास
नॉन रेंडमाइज ट्रायल, ठीक है। नॉन रेंडमाइज ट्रायल्स होते हैं। नॉन रेंडमाइज ट्रायल जो हैं इसमें हम लोग कहते हैं कि एक तो रेंडमाइजेशन भी अब नहीं है और दूसरा हमारे पास कंट्रोल ग्रुप भी नहीं है। पहले तो ये था ना कि एक को हम दे रहे हैं दूसरे को नहीं दे रहे, को स्मोकिंग छुड़वा रहे हैं दूसरे को नहीं छुड़वा रहे, को फीफोल दे रहे हैं को नहीं दे रहे। एक कंट्रोल ग्रुप था और एक केस ग्रुप था, लेकिन यहाँ पे एक ही ग्रुप होता है, सिर्फ सिंगल ग्रुप होता है और उस सिंगल ग्रुप के ऊपर जो है वो स्टडी की जा रही होती है। अब मैंने आपको पहले भी समझाया कि नॉन रेंडमाइज हम क्यों करते हैं। समटाइम ये देखो पॉसिबल तो नहीं है ना कि अगर मैं ये कहूँ कि जी आए मैं सबको स्मोकिंग कराती हूँ फिर मैं देखूंगी कि कितनों को कैंसर होता है या कितनों को नहीं होता, बल्कि मैं ये कर लूंगी कि जो जो स्मोकिंग करते हैं सिलेक्टिवली वो आ जाए, मैं देखती हूँ कि कितनों को आगे मसले बनेंगे। तो इसमें हम लोग सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, सिलेक्टिव पॉपुलेशन होती है, हम पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि ड्यू टू सम एथिकल रीजंस, ठीक है बेटे। सो इसके अंदर वो कहता है कि फर्दर आपके पास 3 तरह की चीजें जो नॉन रेंडमाइज ट्रायल्स हैं, इसमें फर्दर आपके पास 3 तरह की चीजें हो सकती हैं। नंबर 1 आप लोग अनकंट्रोल ट्रायल कर लेते हो, ठीक है। अब क्या अनकंट्रोल ट्रायल का मतलब है ये मैं समझाती हूँ। दूसरा कुछ नेचुरल एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं और आप उसका फायदा उठाते हुए जो है वो उसको देख लेते हो। और तीसरा जो है वो हमारे पास हो जाती है बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले अनकंट्रोल ट्रायल की, कि अनकंट्रोल कैसे, मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आपके पास कंट्रोल ग्रुप पे कुछ भी नहीं है, रेंडमली आप जो है वो, अच्छा अनकंट्रोल और नॉन रेंडमाइज यानी रेंडमली नहीं लिया हम लोगों ने लोग, अनकंट्रोल। अब इसको वो कहता है कि एक इस तरह से होता ये है कि आपके पास कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं है या कोई कंट्रोल रूम आपके पास नहीं है, आपके पास सिर्फ एक सिंगल ग्रुप होगा और इस सिंगल ग्रुप के ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट करना है और फिर उसको असेस करना है कि इसका क्या फायदा हुआ। फॉर एग्जाम्पल ऐसे किया जाए कि जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की वुमेन्स है, फॉर एग्जाम्पल रिप्रोडक्टिव कौन है, 19 से चलो 45 कर लेते हैं, वैसे 14 से 45 या 49 होती है, ठीक है। तो ये अब मेरे पास सिलेक्टिव एज ग्रुप है, या मैं कहूं कि जो सेक्सुअली एक्टिव हैं वो सारी आ जाएं और उन सब के ऊपर हम लोग क्या करना शुरू कर दें, पैप स्मीयर टेस्ट करना शुरू कर दें। पैप स्मीयर जो है वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है सर्वाइकल कैंसर के लिए। जब मैं इनके ऊपर पैप स्मीयर करूं तो मैं देखूं कि क्या इससे स्क्रीनिंग हो रही है सर्वाइकल कैंसर की, और अगर स्क्रीनिंग हो रही है, अर्ली स्क्रीनिंग हो जाती है, तो वो किस तरह से डायग्नोसिस को और प्रोग्नोसिस को ऑल्टर कर सकती है। यानी एक ही ग्रुप था, स्पेसिफिक ग्रुप था, औरतें थी, औरतें भी रिप्रोडक्टिव एज की, और सबका पैप स्मीयर किया। ऐसे नहीं कि उनमें से आदियों का पैप स्मीयर करूं और आदियों का ना करूं और फिर देखूं जिनका किया उनका क्या इफेक्ट है। इसको कंट्रोल कहते हैं ना, हम डायरेक्ट सबका करें और फिर हम देख रहे हैं कि उससे क्या फायदा। तो पहले ऐसे होता था कि पैप स्मीयर नहीं था, सर्वाइकल कैंसर इतना अर्ली डायग्नोज भी नहीं होता था, उससे डेथ रेट बहुत ज्यादा था ड्यू टू सर्वाइकल कैंसर। लेकिन जब से ये अनकंट्रोल स्टडी की गई उसके ऊपर सबका पैप स्मीयर करके देखा गया और फिर देखा गया कि जिनमें अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है उनका ट्रीटमेंट बेहतर है, उनकी प्रोग्नोसिस बेहतर है, वो अर्ली ट्रीट हो जाती हैं। सो बेटे इस तरह से हमें अनकंट्रोल स्टडीज जो है फायदा देती हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कि कुछ नेचुरल एक्सपेरिमेंट भी नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल्स करने में आपको हेल्प कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहता है कि जैसे हम ना उनको बोलें, लेकिन आपको पता है कि घरों के अंदर भी होता है कि जिसने भी स्मोकिंग करनी है घरों में, हो सकता है आपके अबू स्मोकिंग करते हों लेकिन आप और आपका भाई स्मोकिंग ना करते हो। तो अब एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है वो इस एक्सपेरिमेंटल इवेंट का जो नेचुरली हो रहा है, आप एपिडेमियोलॉजिस्ट ने ऐसा नहीं किया कि एक को स्मोकिंग करवाई एक को छुड़वा दी, वो ऑटोमेटिकली खुद ही उनके घरों में बना हुआ था कि जिसने स्मोकिंग करनी है वो ऊपर जाके करता है और जो लोग नीचे बैठे हुए स्मोकिंग से एक्सपोज नहीं हो रहे, तो वो फायदा उठा के देख लेता है कि जो स्मोकिंग कर रहा है उसमें क्या फैक्टर्स हैं, उसकी लंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, जो नहीं कर रहे उनके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। नंबर 1। दूसरी बात है बेटे, सम टाइम ऐसे होता है कि जैसे फेमाइन आ गया, किसी जगह पे कहत पड़ गया, ठीक है। अब वो खुद नहीं कर सकता कि कुछ लोगों की खुराक बिल्कुल बंद कर दे और कुछ लोगों को बहुत खुराक दे और फिर कंपेयर करे कि मैल नरिश्ड और जो ओवर नरिश्ड हुए हैं उनमें क्या डिफरेंस है। नो, हाँ, लेकिन किसी जगह पे अगर कहत साली है और वहां पे उसको बहुत ज्यादा मैल नरिश्ड बच्चे मिल जाएंगे तो वो वहां जाके उन मैल नरिश्ड बच्चों में और फिर दूसरा साथ वाली स्टेट, साथ वाला जो प्रोविंस है या साथ वाला जो सिटी है वहां पे जो बच्चे अच्छी खुराक जिनको मिल रही है तो फिर उन दोनों को कंपेयर कर ले या उनको स्टडी कर ले, ठीक है। इसी तरह अगर किसी जगह पे अर्थक्वेक आया हुआ है तो अर्थक्वेक की वजह से उनकी लाइफ किस तरह से इफेक्ट हुई है, फिजिकल उनके ऊपर क्या इफेक्ट आया है, मेंटली क्या इफेक्ट आया है, तो वहां से उनको स्टडी कर ले नेचुरल एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में, तो उसको हम लोग भी कह सकते हैं नॉन रेंडमाइज, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया हुआ है, जो स्पेसिफिक ग्रुप जो इफेक्ट हुआ है उसको जाके स्टडी किया जा रहा है ना, रेंडमाइजली नहीं किया जा रहा। एंड देन आता है बेटे बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन, यानी कि बिफोर क्या था और फिर आफ्टर हुआ तो क्या हो गया। यानी फॉर एग्जांपल वो कहता है कि ये इस तरह से स्टडी किया जा सकता है कि एक मुल्क था और वहां पे अगर बेल्ट नहीं बांधा जा रहा था, ठीक है, तो हमने देखा कि बेल्ट बांधने से पहले नहीं अगर वो सीट बेल्ट बांधते थे तो कितने एक्सीडेंट होते थे, फिर अगर उनके मुल्क में बेल्ट को लीगलाइज कर दिया गया तो कितने एक्सीडेंट और इंजरीज कम हुई। तो इस चीज को हम कहते हैं बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन, जिससे हमें पता चला कि वाकया ही क्या बेल्ट का बांधना, क्या ये स्टेप लेना फायदेमंद साबित हुआ या नहीं हुआ। अब इसमें भी ना आगे दो आ जाती हैं, एक अनकंट्रोल और एक कंट्रोल। अब अनकंट्रोल ये कि आप लोगों ने तो नहीं कंट्रोल किया ना, आपने तो नहीं किया कि 2 ग्रुप्स बना दिए, एक को कहा बेल्ट बांध लो, एक को कहा ना बांधो, फिर दोनों को कंपेयर किया, बल्कि खुद ही आपने सिर्फ स्टडी कर लिया कि एक में नहीं पहले वो लोग बांधते थे, फिर गवर्नमेंट ने कहना शुरू कर दिया बांधो, फिर क्या इफेक्ट आया। तो ये नॉन रैंडमली आपने
आपने इनको कंपेयर कर लिया और ये हो गया अनकंट्रोल। अब दूसरा इसके अंदर कंट्रोल होता है, वैसे है वो भी अनकंट्रोल, क्योंकि आप उसमें इंटरवेंशन नहीं कर रहे। उसमें ये होता है बेटे कि जैसे एक मुल्क है ए, तो ये लोग बिल्कुल भी बेल्ट नहीं बांध रहे, फिर उसके साथ ही एक स्टेट है या मुल्क है बी, वो लोग बेल्ट बांध रहे हैं, तो आप इन दोनों को कंपेयर कर लें कि ए के अंदर कितना रिस्क या कितने एक्सीडेंट इंजरीज मोर होती हैं एज कंपेयर टू दो। अब बी को आप एज अ कंट्रोल ले रहे हो ना कि चलो वो बांधते हैं ये नहीं बांधते, दोनों में क्या फर्क है, इसलिए हम इसको कंट्रोल कह सकते हैं। लेकिन चूंकि आपने इसमें इंटरवेंशन नहीं किया तो ये नॉन रेंडमाइज्ड ट्रायल ही कहलाएगा। ठीक है बेटे, सो ये आपके पास जो है वो बेसिक सी कुछ स्टडी थी। अब यहाँ पे आगे आपकी बुक के अंदर इसने ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी को डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो वो आपको समझ आ गई है कि इसमें क्या की जाती है, इंटरवेंशन नहीं की जाती, और इसमें आप लोग इंटरवेंशन कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने ऑब्जर्वेशनल में कर लिया, डिस्क्रिप्टिव हो गई, केस कोहॉर्ट हो गई, एंड देन केस कंट्रोल हो गई, और इसमें हमने देखा रेंडमाइज एंड नॉन रेंडमाइज हो गई। ठीक है, आप इंटरवेंशन खुद कर रहे हो लेकिन इसमें नहीं कर रहे। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पे सिर्फ आप ऑब्जर्वेशनल कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, क्या HIV से एड्स होता है, अब इस चीज को आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो। वो लोग जिनमें HIV है आप बैठ के उनको ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन आप स्पेसिफिक लोगों को जाके HIV का वायरस खुद इंड्यूस नहीं कर सकते और उन पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कि इधर इनको एड्स होगा या एड्स नहीं होगा। तो बहुत दफा ऐसे होता है कि ऑब्जर्वेशनल सिर्फ पॉसिबल होती है और एक्सपेरिमेंटल पॉसिबल नहीं होती ड्यू टू लिमिटेशंस। ठीक है बेटे, सही हो गया। और ब्लाइंडिंग का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट में मैं आपको एसोसिएशन एंड कॉजेशन पढ़ाऊंगी। यहां तक किसी का कोई इशू कोई मसला है तो मुझसे पूछ ले। नॉन रेंडमाइज जो है वो अनकंट्रोल है, नेचुरल है, एंड बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन इज सिंपल। या इसमें ये भी हो सकती है कि जैसे कुछ लोग थे जब वो विटामिन नहीं ले रहे थे तो उनको क्या मसले थे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया था, B9 B12 नहीं ले रहे थे, फिर उन्होंने B9 B12 लेना शुरू किया तो कैसी एनीमिया का रिस्क कम हुआ। तो बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास पीछे जो है वो क्या थी, ब्लाइंडिंग का कॉन्सेप्ट और बाइस का आपसे वाइवा में जरूर पूछा जाएगा, या ये आपसे पूछा जा सकता है MCQ में, ये आपको आना चाहिए। एंड देन बेटे ओवरऑल हम लोगों ने जो भी डिस्कशन की, रेंडमाइज कंट्रोल ग्रुप जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किया भी यही रहता है, सो आप इसको भी एक दफा जरूर पढ़ें बुक्स से। कोई कंसर्न या इशू हो तो मुझे बता दें।